हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माइंड बूस्टिंग क्लासेस पर। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री से चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। तो चैप्टर 2 में हमने रीजन्स देखे थे, कावेरी डेल्टा जैसे, ये जो थे सेंटर बन चुके थे लार्ज किंगडम्स के। बट क्या आपने नोटिस किया है कि यहाँ पर कोई भी किंगडम जो दिल्ली एज इट्स कैपिटल, किसी भी किंगडम की दिल्ली कैपिटल हो, ऐसा कहीं भी हमें मेंशन नहीं किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब 12th सेंचुरी आई ना, तो 12th सेंचुरी के दौरान ही जो दिल्ली है वो एक इम्पॉर्टेंट सिटी बनी। उससे पहले दिल्ली थोड़ी इम्पॉर्टेंट सिटी नहीं थी और ज़्यादा जानी मानी भी नहीं थी। फिर अभी तो फिर वो कैपिटल भी बाद में बनी। 12th सेंचुरी में ही वो धीरे धीरे पॉपुलर टाइप की हुई और इम्पॉर्टेंट सिटी माने जाने लगी। तो दिल्ली के जितने भी सुल्तान्स थे, दिल्ली पर जिसने राज किया, जो रूलर्स थे दिल्ली के, वो हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, द दिल्ली सुल्तान्स। तो हमें यहाँ टेबल 1 को देखने के लिए कहा गया है, जो जस्ट आपको अगले पेज पर मिल जाएगी। यहाँ पर आपको रूलर्स दिखा रखे हैं दिल्ली के। तो सबसे पहले राजपूतों ने दिल्ली पर जो है रूल किया, फिर आए हमारे अर्ली टर्किश रूलर्स, फिर आए हमारी खलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, शायद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। अब इसमें कौन कौन से सुल्तान्स थे, कौन कौन से रूलर्स थे वो बता रखे हैं। राजपूत डायनेस्टी, तोमर में अनंगपला थे और कब से कब तक इन्होंने अपना शासन किया वो भी यहाँ बता रखा है। फिर चौहान्स आए जिसमें पृथ्वीराज चौहान थे। फिर टर्किश रूलर्स में आते हैं हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद शमशुद्दीन इल्तुतमिश, उसके बाद रज़िया जो कि एक वुमेन थी, फिर गियासुद्दीन बलबन, उसके बाद खलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन खलजी और अलाउद्दीन खलजी आ जाते हैं, और फिर तुगलक डायनेस्टी में गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक आ जाएंगे, 3 रूलर्स। उसके बाद शाही डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी कम टाइम तक इन्होंने रूल किया। तो शाही डायनेस्टी में खिज़र खान और लोधी डायनेस्टी में बहलूल लोधी आ जाते हैं। तो ये हमें सारे रूलर्स दे रखे हैं। ये फिरोज शाह तुगलक का टॉम भी यहाँ दिखा रखा है, और ये अलई दरवाज़ा है। यहाँ पर पिक्चर्स भी दे रखी हैं जो इन लोगों ने बनवाई थी ना, टॉम वगैरह उनकी। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो दिल्ली जो है ना सबसे पहले कैपिटल बनी तोमर राजपूत के अंडर, जब ये किंगडम था। तो मतलब किंगडम की कैपिटल दिल्ली तब बनी जब तोमर राजपूत अपना रूल कर रहे थे। तो वो तोमर राजपूत के बाद हमने देखा कि चौहान बने। चौहानों ने क्या किया, उन्हें हरा दिया। तोमर राजपूतों को चौहानों ने हरा दिया। चौहान्स ऑफ अजमेर, जिनको हम जहामनस भी कहते थे। और ये जो थे, इट वाज अंडर द तोमर्स एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। जब दिल्ली तोमर और चौहान के अंडर में थी तब ना ये एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बनी, यानी यहाँ पे बिजनेस वगैरह की एक इम्पॉर्टेंट सेंटर ये बन चुका था दिल्ली। यहाँ पर काफ़ी रिच यानी अमीर अमीर जैन मर्चेंट आते थे इस सिटी में रहने, और काफ़ी सारे टेम्पल्स अमीर जो जैन मर्चेंट्स थे उन्होंने बनवाए, यानी मंदिर बनवाए। वहाँ पर सिक्के बनाए जाते थे जिनको हम दहली वाल कहते हैं, और उनका वाइड सर्कुलेशन हुआ, वो सिक्के काफ़ी यूज़ में आने लगे। उसके बाद दिल्ली का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एक कैपिटल में। दैट कंट्रोल वास्ट एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। जैसे 13th सेंचुरी की शुरुआती में ना दिल्ली सुल्तनत का फाउंडेशन शुरू हुआ। मतलब सुल्तान तो जो रूल कर रहे हैं और जिस उनका जो एरिया है उसे हम सुल्तनत कहते हैं। तो जैसे जैसे दिल्ली का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैपिटल में, तो काफ़ी वास्ट एरियाज़ को कंट्रोल में लाया गया पूरे सब कॉन्टिनेंट में। तो अब आप टेबल अब आगे दिया गया है, द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ड मैनी सिटीज़ इन द एरिया दैट वी नो एज दिल्ली। जो दिल्ली के सुल्तान थे उन्होंने काफ़ी सारी सिटीज़ बनाई अपने एरिया में, जिसको हम दिल्ली मानते हैं, दिल्ली के नाम से जाना जाता है। जैसे दिल्ली, ई कुन्हा, सिरी और जहाँपना, ठीक है, जहनपना। तो ये कुछ यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हैं, ये एरियाज़ दे रखे हैं। ये देखिए, ये रहे वो एरियाज़, सिरी, जहाँपना और तली ए कुन्हा। उसके बाद आगे हम लोग रीड करते हैं क्या दिया गया है। आगे हमें टेबल थी, उसके बाद है फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली सुल्तान्स के बारे में थोड़ा और यहाँ बताया गया है। जो हमारे इंस्क्रिप्शंस थे, कॉइन्स थे, इंस्क्रिप्शंस के बारे में हम 6th क्लास में जान चुके हैं। इंस्क्रिप्शंस यानी टेक्स्ट फॉर्म में लिखा जाने वाला इंस्क्रिप्शंस कहलाते हैं। कॉइन्स जो थे और जो आर्किटेक्चर थे ना, वो हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं हिस्ट्री के बारे में। और तारीख को हम सिंगुलर है और तवारीख हमारी प्लूरल है। तवारीख हमारी प्लूरल है और तारीख सिंगुलर है, ठीक है। ये ना पर्शियन में लिखी जाती थी, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान। अभी हम जानेंगे कि तवारीख क्या होती है। वो पर्शियन में लिखी जाती थी। पर्शियन एक भाषा है,
ठीक है। वो लैंग्वेज उस समय काफ़ी चलती थी, दिल्ली सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ये लैंग्वेज काफ़ी पर्शियन बोली जाती थी और इसी में लिखा जाता था तवारीख को। तो द ऑथर्स ऑफ तवारीख वर लर्नड मैन, जो तवारीख लिखते थे ना, जो तवारीख लिखते थे वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे। ठीक है। सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर, पोइट्स, कोर्टियर्स, कोर्टियर्स का मतलब होता है दरबारी, पोइट्स का मतलब कवि, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हुआ करते थे और जो सेक्रेटरीज हुआ करते थे, ये सभी के सभी तवारीख को लिखते थे। काफ़ी पढ़े लिखे लोग ये हुआ करते थे और ये सारे के सारे वो इवेंट्स लिखते थे जो पहले हो चुके हैं। ठीक है। जो राजा महाराजा बने, जो एडवाइज रूलर्स ऑन गवर्नेंस, इम्फेसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल। और तवारीख में क्या लिखते थे ये सारे लोग? रूलर को बताते थे कि गवर्नेंस का क्या मतलब है और सारे रूल वगैरह जो थे तवारीख में लिखे जाते थे। ठीक है। तो अब यहाँ एक द सर्कल ऑफ जस्टिस के बारे में बताया गया है। फ़ख्र-ई-मुदब्बिर रॉट इन द 13th सेंचुरी। फ़ख्र-ई-मुदब्बिर हैं जिन्होंने 13th सेंचुरी में लिखा था सर्कल ऑफ जस्टिस के बारे में। सर्कल ऑफ जस्टिस में क्या था? इसमें लिखा था कि एक जो राजा है वो अपने सिपाहियों के बिना नहीं रह सकता और सिपाही जो हैं अपनी सैलरी के बिना नहीं रह सकते। सैलरी नहीं मिलेगी तो वो क्यों अपना काम करेंगे, है ना। तो सैलरी कहाँ से आती थी? सैलरी जो किसानों से, जो पीजेंट्स हैं उनसे जब रिवेन्यू जो टैक्स वगैरह लिया जाता था उसी से जो है सैलरीज मिलती थी सोल्जर्स को। लेकिन जो पीजेंट्स थे वो तभी टैक्स और रेवेन्यू पे करेंगे जब वो खुश होंगे। ठीक है। और ये तभी हो सकता है जब किंग जो है वो अच्छे से अपना काम करे। ठीक है। ऑनेस्टी से अपना काम करे और सबको क्या दे? जस्टिस दे। ठीक है। तो तभी ये सब हो सकता है। अगर वो जस्टिस देगा और अच्छा काम करेगा, अपना ईमानदारी से काम करेगा, तभी कौन खुश रहेंगे? तभी किसान खुश रहेंगे और तभी वो अपनी जो है रेवेन्यू देंगे तो सैलरी मिलेगी सोल्जर को और सोल्जर होंगे तो किंग होगा। तो इसमें लिखा था, ऐसे ही रूल्स वगैरह लिखे जाते थे तवारीख में। तो ये सर्कल ऑफ जस्टिस है जो लिखा था फ़ख्र-ई-मुदब्बिर ने। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये भी चीज़ें हमें काफ़ी ध्यान में रखनी है कि जो तवारीख के ऑथर होते थे ना वो ज़्यादातर सिटीज़ में ही रहा करते थे, मेनली दिल्ली में रहा करते थे और विलेजेस के नहीं होते थे, वो हार्डली होते थे। ठीक है। ज़्यादातर तवारीख के जो ऑथर थे, जो ऑथर मतलब जो उनको लिखते थे, वो ज़्यादातर सिटीज़ के ही होते थे। वो हिस्ट्री के बारे में लिखते थे सुल्तान्स के लिए। क्यों लिखा करते थे तवारीख? वो क्यों लिखेंगे तवारीख? तवारीख से सुल्तान को फ़ायदा होता था क्योंकि तवारीख में काफ़ी सारी उनको इन्फॉर्मेशन मिलती थी। ठीक है। और सुल्तान क्या होते थे, इनसे खुश होकर उन लोगों को कुछ रिच रिवार्ड्स दे दिया करते थे। तो किसके लालच में? पैसों के लालच में, या फिर हम कह सकते हैं उन्हें रिवार्ड्स मिलेंगे। तो इसी वजह से तवारीख लिखी जाती थी। These authors advised ruler on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions. These ideas were not shared by everybody. तो ये जो तवारीख लिखते थे ना वो रूलर्स को क्या एडवाइस देते थे कि वो बर्थराइट और जेंडर डिस्टिंक्शंस के बेस पर ही काम करें। अभी बर्थराइट और जेंडर डिस्टिंक्शंस क्या हैं? बर्थराइट यानी प्रिविलेजेस क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ। फॉर एग्जांपल, पीपल बिलीव दैट नोबल्स इनहेरिटेड देयर राइट्स टू गवर्न बिकॉज दे वर बोर्न इन सर्टेन फैमिलीज। तो देखिए, अब जो अमीर घराने का है तो उससे ज़्यादा राइट्स होते हैं, उससे ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं कि हाँ वो गवर्नर बन सकता है या ऐसा। और जो लोअर कास्ट के होते हैं या जो गरीब लोग होते हैं उनको ऐसा नहीं करने देना। जैसे अगर कोई है रिच बैकग्राउंड से है, अच्छे बैकग्राउंड से है और वो काफ़ी ज़्यादा जानता भी है तो उसको ज़्यादा आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन कहीं गरीब है और वो अच्छा जानता भी है लेकिन उसको उतना आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो मतलब जहाँ उसका जन्म हुआ है अगर वो अच्छे बैकग्राउंड से तो उसे ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। तो ये बर्थ राइट कहलाता है। ठीक है। एक तरीके से आप यही समझ सकते हैं। जेंडर डिस्टिंक्शंस होते हैं कि सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन वुमेन एंड मैन। यूजुअली दीज डिफरेंसेस आर यूज्ड टू आर्ग्यू दैट मैन आर सुपीरियर टू वुमेन। यानी मैन जो है वुमेन से ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं मैन में, ये माना जाता था जेंडर डिस्टिंक्शंस में। सोशल और बायोलॉजिकल डिफरेंसेस तो होती ही हैं एक आदमी और औरत में। तो मैन ज़्यादा सुपीरियर, मतलब मैन सुपीरियर है वुमेन से, ये बोला जाता था। ठीक है। तो वो बोलते थे, जो ऑथर होते थे वो ज़्यादातर बोलते थे कि इस बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शंस के उस पे ही हमें एक आइडियल और सोशल एनवायरनमेंट रखना चाहिए और वो ऐसा ही मानते थे, ऐसा ही उन्होंने बोला था, राजा को सलाह दी थी। यानी जो सुल्तान थे उनको वो यही कहा करते थे। तो 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर, जो 1236 में जो सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर थी रज़िया, उनके बारे में यहाँ बताया गया है, वो सुल्तान बनी थी। तो द क्रॉनिकल ऑफ द एज मिनहाज
E. Saraj recognized that she was more able and qualified than all her brother, but he was not comfortable at having a queen as ruler, nor were the nobles happy at their attempts to rule independently. She was removed from the throne in 1240. तो यहाँ बताया गया है कि जो रज़िया थी वो सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर थी, वो सुल्तान बन चुकी थी। जो मिन्हाज ई सराज थे उन्होंने ये रिकॉग्नाइज़ तो कर लिया था, यानी पहचान लिया था कि रज़िया ही सबसे काबिल हैं। सुल्तान इल्तुतमिश के जितने भी बच्चे थे उनमें से रज़िया ही सबसे काबिल है सुल्तान बनने के, लेकिन वो वुमेन थी। अब उन्हें सुल्तान तो बना दिया गया, लेकिन वो जानते थे कि वो काफ़ी ज़्यादा सही हैं और क्वालिफाई हैं, ज़्यादा काबिल हैं सुल्तान बनने के। जितने उनके भाई नहीं हैं उनसे ज़्यादा काबिल ये वुमेन हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं कंफर्टेबल वो नहीं थे। मिन्हाज ई सारिज कंफर्टेबल नहीं थे किसी वुमेन के क्या बनने से, सुल्तान बनने से। उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि पहले वुमेन, जैसे हमने जेंडर डिस्टिंक्शंस में पढ़ा कि क्या कहा करते थे, तवारीख लिखने वाले जो ऑथर्स थे वो कहते थे कि मैन ज़्यादा सुपीरियर होता है वुमेन से। तो ऐसा कोई भी कंफर्टेबल नहीं था, तवारीख के ऑथर वगैरह। और जो नोबल्स थे ना वो भी हैप्पी नहीं थे कि रज़िया रूल करे, ठीक है। तो इसलिए उनको रज़िया को, क्योंकि वो वुमेन थी, तो उन्हें 1240 में निकाल दिया गया था। तो मिन्हाज ई सराज, जिनको लगा था कि रज़िया काबिल हैं बनने के सुल्तान, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थे, वो कंफर्टेबल नहीं थे उनको सुल्तान बनाने के। तो जो मिन्हाज ई सारज थे उन्होंने रज़िया के बारे में क्या सोचा, ये अब हम देखने वाले हैं। तो मिन्हाज ई सारज ने सोचा कि जो क्वींस का रूल है ना वो मतलब वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड। तो भगवान के द्वारा जो आइडियल सोशल ऑर्डर बनाया गया है उसके खिलाफ जाता है, जिसमें वुमेन को ना बोला गया है टू बी सब ऑर्डिनेट टू मैन। ही देयरफॉर आस्क्ड इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन, सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल हर एक्सीलेंट क्वालिटीज़। तो एक तरीके से माना जाता था कि वुमेन मतलब जो मैन है वो ज़्यादा सुपीरियर होते हैं, ऐसा कुछ, कि जो गॉड का क्रिएशन है, गॉड के क्रिएशन में दो अकाउंट होते हैं, एक मैन की एक वुमेन के। तो जो वुमेन हैं वो जो है सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, यानी वो वुमेन है, मैन नहीं है, तो उनके अंदर इतनी सारी एक्सीलेंट क्वालिटीज़ कैसे आ गई। तो ऐसी कुछ सोच थी, तो इसी वजह से जो है नहीं कंफर्टेबल होते थे लोग किसी वुमेन को क्वीन बनाने में, ठीक है। ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन रज़िया मेंशन दैट शी वाज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। तो उनके जो कॉइन बने, इंस्क्रिप्शन बने, उसमें रज़िया ने अच्छी तरीके से साफ साफ ही लिख रखा था कि वो डॉटर हैं, बेटी हैं सुल्तान इल्तुतमिश की। तो इससे ठीक उल्टा केस होता है हमारे क्वीन रुद्रमा देवी का, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। जो क्वीन रुद्रमा देवी हैं, जो कि 1262 से 1289 तक इन्होंने अपना रूल किया था, शासन किया था, ऑफ द ककटिया डायनेस्टी से हैं ये, वरंगल के पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश का ये पार्ट है। तो रुद्रमा देवी ने ना क्या किया था, अपना नेम इंस्क्रिप्शन वगैरह पे चेंज करवा दिया था, यानी इंस्क्रिप्शन सिक्के वगैरह जो बनते थे उस पे ना उन्होंने अपना नाम चेंज करवा दिया था, और ऐसा प्रिटेंड किया था कि वो एक आदमी हैं। तो इन्होंने ये जानने नहीं दिया था कि वो एक बॉय हैं, सॉरी वो एक गर्ल हैं, उन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो एक मैन है, ठीक है। दूसरी रानी की यहाँ बात की गई है दिद्दा, जो कि जिन्होंने कश्मीर में अपना रूल किया था 1980 से 1003 तक, और उनका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है, दिद्दा जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है उनका, है ना। तो दिद्दा जो है दीदी से ही आता है, दिद्दा दीदी से ही आया है, और दिद्दा यानी दीदी से ही दिद्दा बन गया। दीदी का मतलब होता है बड़ी बहन, है ना। तो प्यार से ही सब उन्हें ये बुलाते होंगे, तो ऐसा कहा गया है यहाँ पर। तो ये हमने जाना, उसके बाद हम आगे देखेंगे फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गैरिसन टाउन क्या होता है यही यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर पहले ये पढ़ते हैं, इन द अर्ली 13th सेंचुरी अंडर द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स रियली वेंट बियॉन्ड हैवीली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्यूपाइड बाय द गैरिसन्स। तो देखो जैसे 13th सेंचुरी में जो दिल्ली सुल्तान्स का कंट्रोल है वो अंदर ही अंदर सिटीज़ में रहता था, सिटीज़ के बाहर के इलाकों में नहीं जा पाता था, दूर दूर के इलाकों में नहीं जा पाता था। सुल्तान्स का कंट्रोल अपने एरिया में ही रहा करता था, ठीक है। तो अब गैरिसन टाउन होते हैं अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर। गैरिसन टाउन का मतलब जहाँ पर सोल्जर के लिए अलग इलाका, यानी जहाँ पर सोल्जर्स ही सोल्जर्स हों, आसपास बड़ी बड़ी दीवार हो, फोर्टिफाई कर दिया गया हो और बीच में सोल्जर्स रहें, है ना। तो ऐसा टाउन गैरिसन टाउन कहलाता है, ठीक है।
तो द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़ एंड वर देयरफॉर डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड, ट्रिब्यूट और प्लंडर फॉर सप्लाईज। तो देखो हिंटरलैंड क्या होते हैं, द लैंड एडजेकेंट टू अ सिटी और पोर्ट दैट सप्लाई इट विद गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक सिटी है तो उसके बाहर आसपास का इलाका, मतलब एक सिटी से बाहर का इलाका जो है जहाँ से उस सिटी का माल आता है, सारे के सारे सामान और सर्विस वगैरह उसी जगह से सिटी के अंदर आते हैं, सिटी को मिलते हैं। तो देखो वो जो होता है ना बाहर का इलाका, बेसिकली सिटी से बाहर का थोड़ा इलाका दूर तक का, उसे हम हिंटरलैंड कहते हैं। तो जो हिंटरलैंड होते हैं ना सिटीज़ के, जहाँ से सिटीज़ को सप्लाई होता है गुड्स और सर्विसेज, तो वो जो हिंटरलैंड होते हैं वहाँ पर सुल्तान उतना कंट्रोल नहीं कर पाते थे क्योंकि वो सिटीज़ से बाहर के एरिया में थोड़े आते थे, तो सुल्तान का उधर ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता था। इसलिए उन्हें ट्रेड, ट्रिब्यूट या प्लंडर के लिए मतलब इन सब पे डिपेंड करना पड़ता था। फिर कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल, मतलब बेसिकली आप ये समझ लो कि हिंटरलैंड पे उनका ज़्यादा कंट्रोल नहीं हुआ करता था सुल्तान का। ठीक है, फिर है कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन। अब यहाँ गैरिसन टाउन की भी बात की गई है। इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अब जो गैरिसन टाउन्स थे ना जो दूर दूर तक थे, जैसे बंगाल हो गया, सिंध हो गया जो कि पाकिस्तान वाले थोड़े एरिया में आता है, तो दिल्ली से इतने दूर दूर के एरिया पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। कभी कभी क्या होता था, कम्युनिकेशन ख़राब हो जाती थी। अगर थोड़ा वेदर ख़राब है तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाती थी। ठीक है, दिल्लीज़ अथॉरिटी ऑल्सो चैलेंज्ड बाय मंगोल इन्वेशंस फ्रॉम अफ़गानिस्तान। तो मंगोल थे, अफ़गानिस्तान के मंगोल्स थे, वो अटैक उनका ऐसा था कि दिल्ली अथॉरिटी को लग रहा था कि जो मंगोल है ना वो अफ़गानिस्तान से यहाँ इंडिया में वो करने आ रहे हैं, अटैक करने आ रहे हैं, तो उनका भी खतरा रहता था दिल्ली सुल्तान्स को। एंड बाय गवर्नर्स हु रिबेल्ड एट एनी साइड ऑफ द सुल्तान्स वीकनेस। अगर सुल्तान को हल्की सी भी सुल्तान वीक पड़ जाता, कमज़ोर पड़ जाता, तो जो सुल्तान ने गवर्नर्स बना रखे हैं ना वो कभी भी वॉर के लिए आ जाते। अब देखो सुल्तान क्या है, जैसे बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पर हम समझते हैं एक एग्जांपल से, एक बहुत बड़ा एरिया है, अभी बीच में हमारा सुल्तान है और जो अलग अलग सिटीज़ हैं, अलग अलग मतलब इलाके हैं ना, वहाँ के लिए अलग अलग गवर्नर सुल्तान ने रखे हुए हैं। तो जैसे अलग अलग स्टेट के अलग अलग सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, और बीच में हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो सब हैंडल करते हैं, है ना। और इसी तरीके से यहाँ पर एक सुल्तान है बीच में, और सुल्तान ने अलग अलग एरिया के लिए गवर्नर्स रखे हुए हैं। तो जैसे ही सुल्तान वीक पड़ता तो गवर्नर सोचते कि चलो अब तो सुल्तान वीक पड़ गया है, तो उस गवर्नर हमला बोल देते कि अब हमारा ये सारा इलाका, वो कभी भी वॉर पे आ जाया करते थे। तो इसी वजह से दिल्ली के जो सुल्तान्स थे उन्हें स्टार्टिंग में ना सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, इतने सारे उनके आसपास चैलेंज थे। द सुल्तानेट यानी सुल्तान का जो एरिया था, है ना, वो काफ़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहा था इन सारे चैलेंजेस से। ठीक है, इट्स कंसोलिडेशन occurred ड्यूरिंग द रेन ऑफ गियासुद्दीन बलबन एंड फर्दर एक्सपेंशन अंडर अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक। तो ये थोड़ा काम हुआ जब गियासुद्दीन बलबन आए, और बाद में एक्सपेंशन हुआ अलाउद्दीन खलजी के अंडर जब था ये पूरा एरिया, और मोहम्मद तुगलक के अंडर। तो इसके बारे में भी हम आके यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ campaigns along the internal frontier of the Sultanate aimed at consolidating the hinterlands of the garrison towns. During these campaigns, forests were cleared in Ganga, Yamuna, Doab, and hunter-gatherers and pastoralists expelled from their habitat. तो यानी इसमें क्या हुआ कि जो पहली कैंपेन चली वो थी इंटरनल फ्रंटियर। अब हमने देखा कि जो हिंटरलैंड्स हुआ करते थे, यानी जो बाहर के एरिया हुआ करते थे, बाहर के एरिया, वहाँ पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता था। तो अब धीरे धीरे जैसे गैरिसन टाउन्स हैं जहाँ पर हमारे काफ़ी सारे सैनिक्स हैं, उनके बाहर का जो एरिया है, जो हिंटरलैंड हैं बाहर के, उन पर धीरे धीरे कंट्रोल होने लगा। इंटरनल फ्रंटियर एक कैंपेन थी, इसे लागू कर धीरे धीरे वहाँ पर भी कंट्रोल करने लगे सुल्तान। ठीक है, इन काफ़ी सारी ऐसी कैंपेन्स चली थी जिनमें क्या हुआ था, गंगा यमुना डोआब का मतलब है गंगा यमुना डोआब, जैसे यहाँ से गंगा बह रही है, यहाँ से यमुना बह रही है, हम बस ऐसे मान रहे हैं। गंगा यमुना जब एक जैसे मिलती है ना, तो उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा घने जंगल हुआ करते थे, तो उन घने जंगलों को काट दिया गया। गंगा यमुना के डोआब, जैसे गंगा यमुना है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ आसपास घने जंगल हैं उनके, तो उन घने जंगलों को काट दिया गया था। ठीक है, और क्लियर कर दिया गया, और उन घने जंगलों में जो हंटर गैदरर्स थे उन सबको वहाँ से हटा दिया गया। ठीक है, और हटाने के बाद क्या किया गया, उन्हें हटा दिया। अब उस जगह
वो जो जगह अब बच गई जंगलों को काट कर, जो जगह अब हमें मिली, उधर जो किसान वगैरह थे उनकी खेती बाड़ी को बोल दिया गया कि तो हम अब यहाँ पर खेती कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर खेती कीजिए, ऐसे बोल दिया गया पीजेंट्स को। न्यू फोर्ट्रेसेस, गैरिसन टाउन्स एंड टाउन्स वर एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड प्रमोट रीजन रेड। तो अलाउद्दीन खिलजी और ये सारे जो हमारे रूलर्स थे उनकी यहाँ बात की गई है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक और गियासुद्दीन बलबन। जब इनका थोड़ा थोड़ा इन्होंने जब रूल किया तो थोड़ा थोड़ा ये सुधरने लगा। यहाँ कैंपेन की बात की गई कि जो इंटरनल फ्रंटियर वाली कैंपेन थी, धीरे धीरे हिंटरलैंड पर भी ये लोग जो है अच्छे से रूल कर पा रहे थे, और फिर गंगा यमुना दोअब में जो फॉरेस्ट थे आसपास उन्हें क्लियर कर कर, उधर से जो हंटर गैदरर थे उन्हें हटाकर जितने भी किसान थे उनको वो ज़मीन दे दी गई। उसके बाद क्या हुआ, जो नए नए फोर्ट बनाए गए, नए नए गैरिसन टाउन बिल्ड किए गए और नए नए टाउन्स को बनाया गया, और जो ट्रेड रूट्स थे जहाँ जैसे हमें यहाँ बोला गया था ना कि ट्रेड करना मुश्किल हो रहा था, तो जो ट्रेड रूट्स थे वो भी प्रोटेक्ट किए गए जिससे जो व्यापार है वो अच्छे से हो सके। जो सेकेंड एक्सपेंशन थी अकर्ड अलॉन्ग द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सुल्तानेट। मिलिट्री एक्सपेडिशंस इनटू साउदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द reign of Alauddin Khilji and culminated with Muhammad Tughlaq. In their campaigns, Sultanate armies captured elephants, horses and slaves and carry away precious metals. तो यानी इसमें अब पहला जो पड़ाव था, यानी पहली जो कैंपेन थी वो हमने किसके देखी, इंटरनल फ्रंटियर हमने देखा। अब एक्सटर्नल फ्रंटियर में क्या हुआ कि जब जैसे अभी तो थोड़ा सा ही इन्होंने रूल कर रखा है, जो साउथ वाला एरिया है ना, साउदर्न एरिया है, साउथर्न इंडिया है अभी, ठीक है, वहाँ पर तो अलग ही हमारा रूल चल रहा है। साउदर्न इंडिया अभी इन लोगों ने कैप्चर नहीं किया था। तो ये सब शुरू हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के जब अलाउद्दीन खिलजी राज कर रहे थे, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, जो मिलिट्री एक्सपेडिशंस थी, यानी अपनी जो सेना थी, अपनी जो फौज थी, वो साउदर्न इंडिया में भेज दी। और ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से शुरू हुआ और मोहम्मद तुगलक जब आए थे तो उधर तक लगभग एंड हुआ, ठीक है। तो जब उनके कैंपेन्स में क्या हुआ, ये जो अब सेकंड कैंपेन की हम बात करें, फर्स्ट कैंपेन हमने देखी इंटरनल फ्रंटियर की, जिसमें जो हमारे सिटीज़ थे उसके बाहर के जो हिंटरलैंड थे उधर कब्जा कर लिया गया था, मतलब उधर भी शासन होने लगा था अच्छे से, और फॉरेस्ट वगैरह काट कर पीजेंट्स को दे दिए गए, नए नए गैरिसन टाउन्स बनाए हैं ना, ये सब हमने जाना इंटरनल फ्रंटियर में। एक्सटर्नल फ्रंटियर में क्या हुआ, जो मिलिट्री एक्सपीडिशंस थे, यानी जो सेना वगैरह थी, उनको भेज दिया गया साउदर्न इंडिया में वहाँ कब्जा करने के लिए। तो सुल्तानेट आर्मीज़ ने, जो आर्मीज़ वहाँ बेची गई, उन्होंने एलिफेंट्स, हॉर्सेस, स्लेव्स और प्रीशियस मेटल्स वगैरह को कैप्चर किया, ठीक है। मोहम्मद तुगलक के शासन के एंड में 150 years आफ्टर समवट हम्बल बिगनिंग्स, द आर्मीज ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट हैड मार्च अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो देखिए, जब मोहम्मद तुगलक के जो शासन था उसका लगभग एंड होने वाला था, तो तब तक जो दिल्ली सुल्तानेट थी उसने काफ़ी लार्ज पार्ट सब कॉन्टिनेंट का कवर कर लिया था। दिल्ली सुल्तानेट यानी यहाँ से शुरू हुआ दिल्ली से, और यहाँ पूरा एरिया इधर पूरे दिल्ली सुल्तानेट बन चुका था, यानी इस पूरे के पूरे एरिया पर सुल्तान्स ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। बट हाउ, यहाँ हम आगे पढ़ रहे थे इधर, हाँ, तो उन्होंने क्या किया था, काफ़ी सारे बड़ी बड़ी आर्मीज़ को जो है हरा दिया था, और उधर की सिटीज़ भी अपने कब्ज़े में, अपने अंडर में ले ली थी। वहाँ से जो सुल्तान थे वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे फ्रॉम किसानों वगैरह से, और and dispense justice in its realm. But how complete and effective was its control over such a vast territory? अब इतने बड़े एरिया पे कब्जा तो कर लिया, बट उस पर कंट्रोल कैसे करें, इतना बड़ा एरिया जो हो गया था, अब इस वो कैसे कंट्रोल कर सकते थे। तो जो कैंपेन वगैरह चलाई ना उन्हें, इंटरनल फ्रंटियर, एक्सटर्नल फ्रंटियर, उससे इन्होंने इतने बड़े एरिया पे तो कब्जा कर लिया, लेकिन अब उधर कंट्रोल कैसे करें, अच्छी तरीके से कंट्रोल कैसे हो पाएगा। तो ये यहाँ पर क्या दिया गया है देखते हैं। यहाँ पर मॉस्क्यू वगैरह के बारे में बताया गया है, मस्जिद वगैरह के बारे में। ये कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क्यू है एंड मिनारेट, ये जो है 12th सेंचुरी के लगभग एंड में बनाया गया था, और दिस वाज कॉन्ग्रेगेशनल मॉस्क्यू ऑफ द फर्स्ट सिटी बिल्ड बाय दिल्ली सुल्तान्स। जो पहला मॉस्क्यू है वो शायद यहाँ पर दिया गया है, और ये ओल्ड सिटी जो थी दिल्ली एक ओन्हा, उसमें बनाया गया है। और ये जो मॉस्क्यू है वो बनाया था इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खोजी ने, मतलब मॉस्क्यू को इनलार्ज किया था, यानी और बढ़ाया था इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खोजी ने।
खलजी ने, सॉरी, हाँ। और जो मीनार थी वो 2 सुल्तान ने बनाई, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे है ये मॉस्क्यू, ठीक है। अब मस्जिद के बारे में जानते हैं, मस्जिद क्या होता है। तो देखो, जो मॉस्क्यू होता है ना, उसी को हम मस्जिद कहते हैं अरबिक में। तो लिटरली अ प्लेस वेयर अ मुस्लिम पोस्ट्रेट्स इन रेवरेंस टू अल्लाह। तो अल्लाह से जब मुस्लिम जैसे प्रेयर करते हैं अपनी, तो इसी मॉस्क्यू में करते हैं, ठीक है। इन अ कांग्रेगेशनल मॉस्क्यू मस्जिद ए जमी और जामा मस्जिद मुस्लिम्स रीड देयर प्रेयर्स, यानी वो नमाज अपनी पढ़ते हैं एक साथ, और सारे के सारे मिलकर जो हैं मुस्लिम्स अपना एक लीडर चुनते हैं, जो कि काफ़ी लर्नड होने चाहिए, पढ़े लिखे अच्छे होने चाहिए, लीडर अपने होने चाहिए जो लर्नड हो और जिन्हें ज़्यादा ज्ञान हो, तो उनको इमाम कहते हैं। और जैसे प्रेयर के रिचुअल्स नहीं होते, उनके लिए इनको चुना जाता है, अपने लीडर को ये लोग चुनते हैं, ठीक है, मुस्लिम्स। और ही ऑल्सो डिलीवर्स द सरमन खुतबा ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर। जो फ्राइडे की प्रेयर होती है उसमें ये खुतबा भी देते हैं, यानी अलग से लेक्चर भी देते हैं इमाम, ठीक है। तो अब प्रेयर चलते वक्त जो मुस्लिम्स हैं वो मिक्का की तरफ अपना फेस रखते हैं। इंडिया में अगर हम बात करें तो वो वेस्ट की तरफ मिक्का पड़ता है, तो जैसे मुस्लिम अपना नमाज़ पढ़ते हैं तो वो वेस्ट की तरफ देखते हैं कि उसी तरफ मिक्का होता है। दिस इज़ कॉल्ड द किबला, और उसे हम किबला कहते हैं इसको, ठीक है। तो हम अब फिगर 3 भी देख लेते हैं। बेगमपुरी मॉस्क्यू बनाया गया था, मोहम्मद तुगलक ने बनाया था, और ये मेन मॉस्क्यू था जहान पनाह का द सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड, हिज न्यू कैपिटल इन दिल्ली। उन्होंने अपने नए कैपिटल में यही बनाया था, तो ये आपको दिखा भी रखा है। तो ये इसमें हमें मस्जिद के बारे में बताया गया था कि कैसे मस्जिद बनाया इन सारे के सारे रूलर्स ने। जो दिल्ली सुल्तान्स थे उन्होंने काफ़ी सारे मॉस्क्यूज़ बनाए सारी सिटीज़ में, पूरे सब कॉन्टिनेंट के सभी सिटीज़ में बहुत सारे मॉस्क्यूज़ दिल्ली सुल्तान्स ने बनाए भी थे। और उन्होंने ऐसा क्यों किया, जिससे वो बताना चाहते थे कि वो प्रोटेक्टर्स हैं इस्लाम के, मुस्लिम्स के, जो मुसलमान है, इस्लाम का जो रिलीजन है उसके ये प्रोटेक्टर्स हैं। और मॉस्क्यू ने ऐसा मॉस्क्यूज़ जब उन्होंने बनाए तो एक ऐसा सेंस क्रिएट हुआ ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, यानी सारे के सारे बिलीवर्स जो हैं उनकी कम्युनिटी बनी, हु शेयर्ड अ बिलीफ सिस्टम एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट। इट वाज नेसेसरी टू रेनफोर्स दिस आइडिया ऑफ अ कम्युनिटी बिकॉज मुस्लिम केम फ्रॉम वेराइटी ऑफ बैकग्राउंड्स। तो मतलब एक एकता करने के लिए कि सारे मुस्लिम्स जो इस्लाम के हैं, जो मुसलमान हैं, वो एक साथ भाईचारे से रह सकें। और ये बिलीव दिलाया सुल्तान्स ने कि वो सारे मुस्लिम्स के साथ हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो प्रोटेक्टर्स हैं इस्लाम और मुस्लिम्स के, ठीक है। ये मौत की मस्जिद है जो कि सिकंदर लोदी के शासन जब चल रहा था उनका तब बनी थी। तो मॉस्क्यू ऑफ जमाली कमली भी दे रखी है जो कि लेट 1520s में बनी थी। उसके बाद अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे हमें दिया गया है क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजीज एंड तुगलक्स। तो अब देखिए, इतना बड़ा किंगडम को उन्होंने कब्जे में तो कर लिया, लेकिन जितना बड़ा वो किंगडम था इतनी ही अच्छे उन्हें ऑनेस्ट गवर्नर्स, एडमिनिस्ट्रेटर ये सब चाहिए थे। तो रेदर देन अपॉइंटिंग aristocrats and landed chieftains as governors, the early Delhi sultans, especially Iltutmish, favored their special slave purchase for military service called bandagan in Persian। तो जैसे जो लैंडेड चीफ्टन्स थे, या फिर मतलब और लोगों को हायर करने के बजाय, उन लोगों को अपॉइंट करने के बजाय, बड़े बड़े लोगों को अपॉइंट करने के बजाय, जो दिल्ली सुल्तान्स थे ना, पहले के अर्ली दिल्ली सुल्तान्स थे, स्पेशली हम बात कर रहे हैं इल्तुतमिश की, वो क्या चीज़ करा करते थे, अपने स्पेशल स्लेव्स जो होते थे, जो गुलाम हुआ करते थे, उन्हीं को खरीद लिया करते थे मिलिट्री सर्विस के लिए। और उन गुलामों को हम बंदगन कहते हैं पर्शियन में। तो जैसे इल्तुतमिश वगैरह जो पहले के जो दिल्ली सुल्तान्स हुआ करते थे, वो अर्ली दिल्ली सुल्तान्स वो क्या किया करते थे, वो कुछ लोगों को ले लिया करते थे, उन लोगों को गुलाम बना लिया करते थे कुछ लोगों को, और फिर उन्हीं अपने गुलामों को ही, अपने नौकरों को ही ट्रेन किया करते थे अच्छी तरीके से, सब कुछ ट्रेन किया करते थे खुद से ही, और फिर उन्हें मिलिट्री सर्विस में रख लिया करते थे, ठीक है। और इनको हम बंदगन कहते हैं, उन नौकरों को पर्शियन में। तो उनको अच्छी तरीके से ट्रेन किया जाता था टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेज इन द किंगडम।
सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर द सुल्तान को ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन दैम। तो जैसे उन्होंने अपने गुलाम रखे, कुछ को तो छोटे में ही ये लोग जो है एक तरीके से किडनैप टाइप का करके उनको अपना गुलाम बना लिया करते थे और फिर उन्हें अच्छी तरीके से ट्रेनिंग वगैरह देकर फिर बाद में उन्हें मिलिट्री सर्विस में डाल दिया करते थे। और कभी कभी तो इन्हीं लोगों को, जो उनके स्लेव्स हैं, उन्हीं को गवर्नर बना दिया करते थे और एडमिनिस्ट्रेटर्स बना दिया करते थे। क्योंकि क्या था कि ये ना सुल्तान जो थे ना वो अपने गुलामों पे काफ़ी ज़्यादा विश्वास कर सकते थे, क्योंकि जो उनके स्लेव्स थे वो शुरू से ही उन्हें ही ट्रेन किया है सुल्तान ने, और वो टोटली डिपेंडेंट है अपने मास्टर के ऊपर, मास्टर यानी सुल्तान के ऊपर। तो सुल्तान थे ना वो ट्रूली उन पे भरोसा करते थे और जो स्लेव थे वो भी अपने मास्टर के ऊपर भरोसा किया करते थे। स्लेव्स रेदर देन सन, जो सुल्तान थे उन्हें ऐसा एडवाइस भी दिया गया था कि जो एक नौकर होता है जिसे आप लोग ही पालते हैं, प्रमोट करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और पूरे ज़िंदगी उसे ट्रेन करते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा वर्थी और एक्सपीरियंस हो जाता है। तो कुछ वाइज मैन ने ऐसा भी कहा है कि जो वर्थी और एक्सपीरियंस स्लेव है, यानी जो नौकर है जिसे आप शुरू से पाल रहे हैं और उसे ट्रेन कर रहे हैं, वो आपके खुद के बच्चे से भी, आपकी खुद के बेटी से भी बेहतर हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं खलजीज़ और तुगलक की। जो खलजीज़ और तुगलक थे, इन्होंने भी जो बंडकन वाला सिस्टम था, यानी जो स्लेव को ही मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेटिव बनाने वाला सिस्टम था, ये भी इन्होंने कंटिन्यू रखा। हु वर ऑफ्टन देयर क्लाइंट्स टू हाई पॉलिटिकल पोजीशंस। क्लाइंट का मतलब होता है समवन हु इज़ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर, अ डिपेंडेंट और हैंगर ऑन। तो जो उनके क्लाइंट्स हुआ करते थे, मतलब यही जो हुआ करते थे स्लेव्स हुआ करते थे, उन्हीं को हाई पॉलिटिकल पोजीशंस दे देते थे, उन्हीं को ये जनरल गवर्नर्स बना दिया करते थे। उसके बाद स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर एंड पैट्रन्स बट नॉट टू देयर हायर्स। अब देखो, ये जो स्लेव्स हुआ करते थे वो अपने मास्टर से, मास्टर यानी अपने, हम कह सकते हैं अपने सुल्तान से, अपने मास्टर से जिनसे इन्होंने ट्रेनिंग लिया, उनसे तो काफ़ी ज़्यादा लॉयल थे, यानी काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट थे। लेकिन उन सुल्तान के बेटों से ऑनेस्ट नहीं थे, ठीक है। जो नए सुल्तान थे उनके अपने आउन सर्वेंट थे। जैसे एक पुराना सुल्तान है, उस सुल्तान ने अपने स्लेव को एक गवर्नर बना रखा है, ठीक है। फिर एक नया सुल्तान आता है, उसके नए स्लेव होते हैं। तो क्या होता था कि एज अ रिजल्ट द accession ऑफ अ न्यू मोनार्क ऑफ्टन सॉ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू नोबिलिटी। तो पुराने और नए, और दोनों के दोनों जो स्लेव्स थे उनके बीच में मतलब थोड़े वार टाइप की जो थी, लड़ाई टाइप की भी हो जाया करती थी। The patronage of these humble people by the Delhi Sultan also shocked many elites, and the author of Persian Tawari criticized the Delhi Sultan for appointing the low and base one to high offices। अब क्या होता था, जो स्लेव्स हुआ करते थे वो बहुत गरीब भी हुआ करते थे, लोअर कास्ट के भी हुआ करते थे, ठीक है। तो उनको ही ट्रेनिंग देकर ये लोग गवर्नर बना दिया करते थे दिल्ली सुल्तान। तो इससे ना क्या होता था, इससे जो वाइज मैन है जिन्होंने तवारीख वगैरह लिखी है, तवारीख के अंदर भी ये साफ मेंशन था कि ऐसे नहीं करना चाहिए। तो तवारीख के अंदर भी ये सब जो थे क्रिटिसाइज़ करते थे दिल्ली सुल्तान को कि इन्होंने कैसे लो और गरीब लोगों को ही ट्रेन करके गवर्नर बना दिया, जो कि एकदम गलत है, हाई पोस्ट पे इन्हें दे दी, ठीक है। ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तगलक, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। सुल्तान मोहम्मद तगलक ने अजीज़ खुम्मर को अपॉइंट किया, फिरोज़ हजम बारबर जो थे, और यहाँ सभी लोगों के नाम दिए गए हैं। अजीज़ खुम्मर यानी वाइन डिस्टिलर जो शराब डालती हैं उनको, और फिरोज़ हज़म जो कि एक बार्बर थे जो बाल काटते हैं, मनका टब्बक जो कि कुक थे जो खाना बनाते हैं, और 2 गार्डनर यानी माली, लद्दा एंड पिरा को इन्होंने हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे रखी थी। ज़िया-उद-दीन बरानी जो कि एक मिड 14th सेंचुरी क्रॉनिकल थी, रिपोर्टेड देयर अपॉइंटमेंट एज अ साइन ऑफ द सुल्तान्स लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट एंड हिज इनकैपेसिटी टू रूल। तो ज़िया-उद-दीन बरानी जो कि एक मिड 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर थी, उन्होंने रिपोर्ट की थी उनकी अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि वो एज अ साइन ऑफ सुल्तान्स लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट एंड हिज इनकैपेसिटी टू रूल। तो ज़िया-उद-दीन बरानी ने भी क्रिटिसाइज़ किया सुल्तान को कि वो हाई पोस्ट दे देते हैं, किस को, जो बहुत ज़्यादा मतलब अपने नौकर को ही क्या बना देते हैं, हाई पोस्ट दे देते हैं। तो पहले के सुल्तान की तरह खलजी और तुगलक ने भी मिलिट्री कमांडर्स को अपॉइंट किया एज गवर्नर ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइजेस। दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता एंड देयर होल्डर वाज कॉल्ड इक्तदार और मुक्ति। तो यहाँ पर ना क्या बताया गया है, देखिए यहाँ से बोला गया है कि जो मिलिट्री कमांडर्स हुआ करते थे, यानी जो मिलिट्री को गाइड करते थे, या हम कह सकते हैं मिलिट्री के जो हेड हुआ करते थे, मिलिट्री कमांडर्स, उनको ना ये लोग खलजी और तुगलक जो हैं गवर्नर्स बना दिया करते थे अलग अलग टेरिटरीज़ के, ठीक है।
गवर्नर्स यानी अलग अलग इलाकों के एक तरीके से हेड। तो देखिए ये तो सुल्तान है, सुल्तान के अंडर काफ़ी सारे इलाके आते हैं, उन इलाकों के लिए भी तो गवर्नर चाहिए। तो गवर्नर वो किसको बना दिया करते थे, अपने मिलिट्री कमांडर्स को ही गवर्नर बना दिया करते थे। अब देखो वो मिलिट्री कमांडर्स का भी काम कर रहे हैं, प्लस वो क्या बन चुके हैं, गवर्नर भी बन चुके हैं अलग अलग इलाकों के। अब जो उनके इलाका हुआ करता था उसको हम इक्ता कहते हैं, ठीक है। और जो ये मिलिट्री कमांडर्स थे इनका काम हुआ करता था कि जो इलाका इनको मिला है वहाँ से ये लोग क्या लें, वहाँ से ये अपना सारा का टैक्स लें, ठीक है। और जो मिलिट्री जैसे इक्ता तो इनकी ज़मीन हो गई जो इन्हें दी गई है, और इसके होल्डर को इक्तदार या मुक्ति कहा जाता था, ठीक है। जो इसका होल्डर है, तो होल्डर कौन है, मिलिट्री कमांडर्स हैं। मिलिट्री कमांडर्स को एक ज़मीन मिल गई जिसको हम लोग इक्ता नाम दे रहे हैं, और इसको होल्ड मिलिट्री कमांडर्स ही तो कर रहे हैं। तो मिलिट्री कमांडर्स को ही मुक्ति, या तो हम मुक्ति कहें, मुक्ति, या फिर जो है इक्तादार कहा जाने लगा, ठीक है, कहते थे। तो इक्ता को होल्ड करने वाला मिलिट्री कमांडर इक्तादार या फिर मुक्ति है, ठीक है। तो द ड्यूटी ऑफ द मुक्तिज वॉज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन दियर इक्तास। तो उनका काम होता था मुक्तिज का कि जो अपनी मिलिट्री कैंपेन है उनको जो है उनको लीड करें, क्योंकि वो मिलिट्री कमांडर्स हैं, और जो उन्हें इक्ता दी गई है ना उनको उनके ऑर्डर और लॉ को मेंटेन करते रहें। तो अब देखो वो क्या करते थे, मिलिट्री कमांडर्स थे तो मिलिट्री को कमांड भी करते थे। तो एक काम वो ये करते थे सुल्तान्स के लिए। तो जो मुक्ति कलेक्टेड द रेवेन्यूज़ ऑफ देयर असाइनमेंट्स एज सैलरी। तो जैसे देखो अब वो क्या करते थे, जैसे वो मिलिट्री कमांडर हैं तो वो सुल्तान के लिए काम कर रहे हैं। तो अब जो मिलिट्री कमांडर है वो इक्तदार भी बन चुका है, यानी उनके पास एक ज़मीन भी है। तो उस ज़मीन से ही वो क्या करते थे, उस ज़मीन से ही रिवेन्यूज़ यानी टैक्स कर वगैरह कलेक्ट करा करते थे, और उस टैक्स को कलेक्ट करके जो उन्हें पैसा मिला करता था वही उनकी सैलरी के रूप में हो जाया करता था, ठीक है। तो उन्हें अपनी ज़मीन दे रखी है, उसी में से वो रेवेन्यू कलेक्ट कर अपनी सैलरी ले लिया करते थे। और वो अपने सोल्जर्स को भी इन्हीं जो उन्हें रेवेन्यू मिला है उस अपने इक्ता से उसी में से पे कर दिया करते थे। और मुक्ति पर भी ये लोग कंट्रोल करा करते थे, जो सुल्तान है वो मुक्ति पर भी नज़र रखा करते थे कि कोई मुक्ति ज़्यादा टैक्स वगैरह कलेक्ट तो नहीं कर रहा, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। उसके लिए मुक्ति पर भी कंट्रोल हुआ करा जाता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी था। और पता है क्या करते थे ये लोग, मुक्ति बनाए यानी इक्ता उन्हें दिया गया तो थोड़े समय के लिए दिया जाता था, थोड़े समय बाद ये इक्ता किसी और को दे दिया जाता था, और उससे वो जो इक्तदार था वो हट जाया करता था। तो इस तरीके से ये लोग करते रहते थे, यानी ऐसा कभी नहीं होता था कि एक इक्तदार है उसका बेटा भी इक्तदार ही होगा उसी इक्ता का, ऐसा नहीं होता था। उस इक्ता को बार बार बदलते रहते थे ये लोग, ठीक है, थोड़े समय के लिए ही देते थे किसी को। दीज हार्श कंडीशंस ऑफ सर्विस वर रिगुलरली इम्पोज ड्यूरिंग द रीन्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। और ऐसा अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन के दौरान चला था। और ये चेक करते रहे, अकाउंटेंट्स भी बनाए जाते थे कि जो अकाउंटेंट्स होते थे उनका काम होता था कि जो ये मुक्ति है ना, जो ये सारे के सारे इक्तदार हैं वो अपने इक्ता का ढंग से ध्यान रख रहे हैं या टैक्स वगैरह ढंग से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, इसके लिए अकाउंटेंट को अपॉइंट किया जाता था। अभी जो अकाउंटेंट था ना वो जाता था और चेक करता था कि कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया है मुक्तीज़ ने, ठीक है। केयर वॉज टेकन दैट द मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट, उतना ही टैक्सेस कलेक्ट करे जितना स्टेट में प्रिस्क्राइब किया है। और नंबर ऑफ़ सोल्जर्स, जितने सोल्जर्स हैं उतने ही सोल्जर्स हैं उस मुक्ति के पास, या ज़्यादा या कम है, ये सारी चीज़ों का ध्यान अकाउंटेंट रखते थे। यानी बेसिकली क्या हुआ, हमने यहाँ क्या पढ़ा कि एक मिलिट्री कमांडर है, मिलिट्री कमांडर को सुल्तानों ने इक्ता दे दिया, इक्ता के वो मिलिट्री कमांडर इक्तेदार बन गए। अब इक्तेदार को हम मुक्ति भी कहते हैं। अब वो क्या करते थे, अपने इक्ता में से ही अपनी सैलरी ले लिया करते थे, यहीं से रेवेन्यू कलेक्ट कर और अपने सोल्जर्स को भी बांट दिया करते थे। अब ये सही से अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, इसके लिए जो अकाउंटेंट हैं उनको भी अपॉइंट किया जाता था। तो बस यही यहाँ बताया गया है। एज द दिल्ली सुल्तान्स ब्रॉट द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़ अंडर देयर कंट्रोल, दे फोर्स द लैंडेड चीफ्टेंस द समंत्र एरिस्टोक्रेट्स एंड रिच लैंडर्स एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। तो देखिए अब दिल्ली के जो सुल्तान थे उन्होंने हिंटरलैंड पर भी कब्जा कर लिया था। तो हिंटरलैंड के तो अलग रूलर हुआ करते थे, हिंटरलैंड पे शासन किसी और का था, मतलब हिंटरलैंड पे उन्होंने अभी हिंटरलैंड को अपने कंट्रोल में लाया था। तो वहाँ के जो बड़े बड़े लोग थे ना हिंटरलैंड के, जो चीफ्टेंस है ना, चीफ्टेंस का मतलब जो अमीर लोग होते हैं और जो वहाँ पर लैंड करते हैं, यानी लैंडेड चीफ्टेंस का मतलब अभी आगे चीफ्टेंस वर्ड काफ़ी बढ़ाएगा। तो चीफ्टेंस का मतलब जो हिंटरलैंड थे, अभी क्या आप समझ लीजिए, हिंटरलैंड के अमीर लोग थे, या फिर जो जहाँ पर
हिंटरलैंड पर जिनका थोड़ा शासन टाइप का चलता था, थोड़े बड़े बड़े लोग, अमीर अमीर लोग, उनको हम बड़े बड़े लोगों को हम चीफ्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो चीफ्टेंस वगैरह को कह दिया कि चलो अब हिंटरलैंड हमारे कब्जे में आ गया है। तो चीफ्टेंस क्या किया करते थे, हिंटरलैंड से ना अपना मतलब हिंटरलैंड से रिवेन्यू कलेक्ट किया करते थे चीफ्टेंस। अब चीफ्टेंस यानी बड़े लोग ही तो हो गए, क्योंकि वो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे हिंटरलैंड में से। लेकिन अब दिल्ली सुल्तान ने हिंटरलैंड को अपने कंट्रोल में ले लिया था, इसलिए चीफ्टेंस को कह दिया कि चलो अब तुम्हारा कोई यहाँ काम नहीं है, तुम भी एक नॉर्मल आदमी की तरह हो गए हो, और जो तुम ये रिवेन्यू वगैरह कलेक्ट करते थे, अब तुम्हें कलेक्ट करने की बजाय हमें खुद रिवेन्यू देना पड़ेगा, क्योंकि तुम एक नॉर्मल इंसान बन चुके हो, ठीक है। अब यही बोला गया है यहाँ पर, द राइट्स ऑफ द लोकल chieftains टू लेवाई टैक्सेस वर कैंसल्ड एंड दे वर ऑल्सो फोर्स्ड टू पे टैक्सेस। द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर्स मेजर द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स। जो सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने हर ज़मीन को मेजर किया और एकदम केयरफुली अकाउंट्स वगैरह सब कुछ एकदम डाटा वगैरह वो बनाकर रखते थे हर जगह का, ठीक है। कुछ जो पुराने चीफ्टेंस थे, उन्होंने चीफ्टेंस और लैंड लॉर्ड्स एक ही बात है, दोनों ही बड़े लोग थे जो कि लगभग हम कह सकते हैं वहाँ से वो सब कलेक्ट किया करते थे रेवेन्यू। और जो लैंड लॉर्ड्स हैं यानी जो ज़मींदार थे और जो चीफ्टेंस थे जो रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करते थे, इन लोगों को लगा कि चलो अब तो ये सुल्तान ही हैं हमारे सब कुछ, मतलब सुल्तान काफ़ी बड़ा और पावरफुल होते जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं इनसे जाकर कहते हैं कि ये हमें अपने रेवेन्यू कलेक्टर के तौर पर ही रख लें, ठीक है। तो अब यहाँ बोला गया है, ये इंपॉर्टेंट है कि 3 टाइप के टैक्स हुआ करते थे। एक खर्च। खर्च क्या होता है, खर्च होता है जो कल्टीवेशन पर टैक्स लिया जाता था, वो खर्च होता है, एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द प्रेजेंट प्रोड्यूस। एक किसान जितना अपना पौधे वगैरह उगा रहा है उसका 50% तो खर्च में ही उसे देना पड़ता था। खर्च यानी जितना उसने खेती बाड़ी की उसका 50% खर्च में जाता था। और दूसरे टाइप का कैटल यानी उनकी गाय भैंस जो होती थी, कैटल पे दूसरा कर होता था। और तीसरा उनके घरों पर भी एक टैक्स लगा करता था, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट था याद रखना कि सब कॉन्टिनेंट के लार्ज पार्ट्स अब आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान, अभी भी दिल्ली सुल्तान के कंट्रोल के बाहर थे, यही यहाँ पर लिया गया है। और ये डिफ़िकल्ट था, जैसे बंगाल है, बंगाल तो बहुत दूर है ना दिल्ली से, तो उधर तक कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता था। तो धीरे धीरे क्या होता था, जैसे जैसे कंट्रोल कम होता गया ना, तो थोड़ी देर बाद ना जो साउदर्न एरिया था वो खुद आज़ाद टाइप का हो गया, क्योंकि वहाँ पर दिल्ली सुल्तान का उतना कंट्रोल तो चलता नहीं था, क्योंकि वो एरिया दूर था, तो वो थोड़ा आज़ाद टाइप का होने लगा था। इवन इन द गंगेटिक प्लान देयर वर फॉरेस्टेड एरियाज़ that sultanate forces could not penetrate. Local chieftains established their rule in these regions. Sometimes ruler like Alauddin Khilji और मोहम्मद तुगलक could force their control in these areas but only for a short duration. तो क्या हुआ करता था, वो कोशिश तो कर रहे थे कि ऐसे एरियाज में हम कंट्रोल कर सकें। जो गंगेटिक प्लान्स थे वहाँ पर भी जो है जंगल वंगल खाली पड़े हुए थे, सारे जंगल, तो वो सोच रहे थे कि वहाँ पर हम लोग कब्जा कर सकें, लेकिन इतने दूर तक उनका नहीं हो पाता था कंट्रोल, ठीक है। तो कुछ जो चीफ्टेंस थे उन्होंने ना अपना रूल, अपना इलाका वहीं बना लिया जहाँ ये लोग कब्जा नहीं कर पा रहे थे सारे के सारे सुल्तान, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक जैसे रूलर कभी कभी थोड़ा बहुत कब्जा कर लिया करते थे, कंट्रोल अपना जमा लिया करते थे, लेकिन थोड़ी ही समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे। अब चीफ्टेंस और उनके फोर्टिफिकेशंस के बारे में जानेंगे। तो इब्न बतूता की बात की गई है। इब्न बतूता एक 14th सेंचुरी के ट्रैवल हैं मोरक्को अफ्रीका से वो आए थे ट्रैवल करने, और उन्होंने चीफ्टेंस के बारे में कुछ बातें बताई हैं। तो उन्होंने बताया है कि जो चीफ्टेंस है वो कहाँ रहा करते थे, माउंटेन्स पे, रॉकी, अनइवन और रग्ड से प्लेसेस पे उन्होंने बैम्बू से अपना घर बना रखा था चीफ्टेंस ने। इंडिया में जो बैम्बू है ना वो थोड़ा खोखला टाइप का नहीं होता, थोड़ा बड़ा और स्ट्रॉन्ग टाइप का होता है। तो इट्स सेवरल पार्ट्स आर सो इंटरवाइंड दैट इवन फायर कैन नॉट अफेक्ट देम। बैम्बू के कुछ पार्ट्स तो इतने अच्छे और पक्के होते हैं कि जो फायर है वो भी उन्हें अफेक्ट नहीं कर सकती। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं बैम्बू। इंडिया की बात की जा रही है, इंडिया के बैम्बू। तो जो चीफ्टेंस है ना वो खाली जो फॉरेस्ट पड़े थे गंगेटिक प्लेन के आसपास जो खाली फॉरेस्ट पड़े थे वहाँ पर रहने लगे थे बैम्बू के घर बनाकर, ठीक है। और वहाँ अपनी क्रॉप्स, कैटल वगैरह सबको वो रखने लगे थे। देयर इज़ ऑल्सो वाटर फ्रॉम देम विद इन, और वहाँ पानी का भी इंतज़ाम था, क्योंकि तालाब वगैरह मतलब जो रेन वाटर था वहाँ पर कलेक्ट हो जाया करता था, ठीक है। तो जितनी भी पावरफुल आर्मीज़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, उनके जो बैम्बू के घर हैं और जो उन्होंने बना रखा था ना अपना, वो नहीं टूट सकता था, ठीक है। हु एंटरिंग दिस फॉरेस्ट कट डाउन द बैम्बू विद स्पेशली प्रिपेयर्ड इंस्ट्रूमेंट्स। तो यही यहाँ बात की गई है, ठीक है।
तो हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो चीफ्टेंस थे वो अपना फोर्टिफिकेशन बनाकर रहने लगे थे जंगलों की तरफ, जहाँ पर जो सुल्तान है उनका कब्ज़ा नहीं हो पाता था। The Mongols under Genghis Khan invaded Transoxiana in northeast Iran in 1219 and the Delhi Sultanate faced their onslaught soon after। तो क्या हुआ, अब यहाँ बात की गई है मंगोल्स का भी डर था ना, तो मंगोल्स जो गेंगिस खान के अंडर में थे उन्होंने क्या किया है, दिल्ली सुल्तानेट पर भी अटैक किया था थोड़े टाइम बाद। दिल्ली सुल्तानेट यानी दिल्ली सुल्तानेट का जो एरिया था सुल्तानों के जो कब्ज़े में था, इंडिया पर भी मंगोल्स ने क्या किया था, अटैक किया था। तो वो ना कब किया था, जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन चल रहा था और मोहम्मद तुगलक का रूल चल रहा था, तो उनके अर्ली ईयर्स में ही ये अटैक हो गया था। ठीक है, तो 2 रूलर्स पर हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक पर। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा चैलेंज बड़ा सा हो गया था। तो देखते हैं कि दोनों सुल्तान ने किस तरीके से डील किया इस अटैक से। तो उन्होंने क्या क्या किया। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक दोनों का एक तरीके से देखो क्या दिया गया है, पूरा बता रखा है कि इन्होंने क्या क्या किया। तो दिल्ली 2 बार अटैक किया गया, एक 1299 और एक 1302, 2 बार अटैक किया गया था दिल्ली पर। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी ज़्यादा बड़ी आर्मी बना ली थी, जिससे वो एज अ डिफेंसिव मेजर, यहाँ बार बार कहा जा रहा है डिफेंसिव मेजर, यानी खुद को बचाने के लिए, यानी ये बचाने के हिसाब से सोच रहे थे कि हमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से उन्होंने बहुत बड़ी आर्मी बनाई जिससे इन्हें कोई नुकसान ना हो, यानी इनके सारे एरिया को और इनके सारे जो भी इनका सुल्तानेत है उस पर। मोहम्मद तुगलक के अर्ली ईयर्स में ही अटैक कर दिया गया था। तो जब मोहम्मद तुगलक का शासन था तो जो मंगोल आर्मी थी ना, उसे पहली बार में तो मोहम्मद तुगलक ने हरा दिया था। ठीक है, और वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए थे कि उनकी आर्मी बहुत बड़ी है और इन्हें किसी चीज़ की मतलब उनके पास काफ़ी सारे प्लान वगैरह भी हैं कि वो कैसे अटैक कर सकते हैं, और उन्होंने काफ़ी बड़ी आर्मी बना ली थी। क्योंकि ये कैसे सोच रहे थे, ये सोच रहे थे कि हम अटैक करेंगे, और ये सोच रहे थे कि वो अटैक करने दो लेकिन हमें खुद को डिफेंस करना है। ठीक है, तो बड़ी आर्मी दोनों ने ही बनाई, यहाँ तक हमने इतना जाना। अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम सिरी फॉर हिज सोल्जर्स। तो हमने सिरी के बारे में एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था ना चैप्टर के, तो सिरी नाम का इन्होंने एक नया गैरिसन टाउन बिल्ड किया अपने सोल्जर्स के लिए। ठीक है, गैरिसन टाउन जहाँ सोल्जर्स रहते हैं, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा गैरिसन टाउन, यहाँ सोल्जर्स रहते हैं। ठीक है, और इन्होंने मोहम्मद तुगलक ने नया गैरिसन टाउन कंस्ट्रक्ट करने के बजाय क्या किया, जो पुरानी सिटीज़ थी ना दिल्ली के, 4 पुरानी सिटीज़ दिल्ली एक उन्हा, उसको एम्प्टी कर दिया गया, यानी वहाँ पर जितने भी लोग रह रहे थे सबको खाली कर दिया गया और वहाँ पर गैरिसन टाउन बना दिया गया। और जब खाली कर दिया अपनी पुरानी सिटी को, तो अब लोगों को कहाँ भेजे, खाली तो कर दिया उस जगह को, लेकिन अब लोग जो वहाँ रहते थे उन्हें कहाँ भेजे, तो उधर उन्होंने एक नया कैपिटल साउथ में दौलताबाद बनाया था, साउथ की तरफ दौलताबाद एक नया कैपिटल था, उधर उन लोगों को भेज दिया कि तुम अब वहाँ रहने लगो, और ये जो ओल्ड दिल्ली है वहाँ पर इन्होंने गैरिसन टाउन बनाया। तो देखा हमने कि अलाउद्दीन खिलजी ने तो नया बनाया गैरिसन टाउन, इन्होंने वही पुराना जो दिल्ली थी उसी के लोगों को शिफ्ट कर दिया और उधर ही एक गैरिसन टाउन बना दिया। अब सोल्जर्स ऐसा तो है नहीं काम करते रहेंगे, उन्हें खाने की भी तो ज़रूरत है, तो उसके लिए क्या था, टैक्स आना चाहिए था, जितना पैसा होगा उतना खाना वो अच्छे से उन्हें दे पाएंगे। ठीक है, तो टैक्स जो थे, अब यहाँ अलाउद्दीन खिलजी की बात करें कि उन्होंने क्या किया। दिस वाज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड टैक्स एज टैक्स फ्रॉम लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। गंगा यमुना के लैंड्स, गंगा यमुना के आसपास का जो इलाका था ना, वहाँ से इन्होंने टैक्स लेना शुरू कर दिया। और टैक्स कितना फ़िक्स किया था, 50% फ़िक्स किया था। पीजेंट जो भी वो कर रहे हैं ना, क्या करने लगे थे, ये जो पीजेंट है यानी जो किसान हैं, उनकी खेती बाड़ी में से 50% खेती बाड़ी ले लिया करते थे, यानी 50% अनाज ले लिया करते थे और उसी अनाज को ये दे दिया करते थे। टैक्स के तौर पे जो किसान थे वो अपनी क्या दे दिया करते थे, अनाज वगैरह जो उन्होंने उगाए हैं किसानों ने, वही टैक्स के तौर पे दे दिया करते थे और उसी से सोल्जर का पेट ये भरा करते थे। ठीक है, और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, वहाँ उन्होंने क्या किया, प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वॉज कलेक्टेड एज टैक्स टू फीड द आर्मी। अब इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, गंगा यमुना, जहाँ गंगा यमुना के लैंड से टैक्स लेना शुरू किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जहाँ वो आर्मी रह रही थी, जो गैरिसन टाउन था, वहीं उसी सेम एरिया से क्या लेना शुरू कर दिया, टैक्स लेना शुरू कर दिया आर्मी को खिलाने के लिए। ठीक है,
बट टू मीट द एक्सपेंस ऑफ मेंटेनिंग सच अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स द सुल्तान लेवाइड एडिशनल टैक्सेस। अब देखो, अब इतने सारे सोल्जर थे, उस जगह से इतना सारा टैक्स लेने के बावजूद भी कम ही पड़ रहा था, तो उन्होंने क्या किया, टैक्स की मात्रा बढ़ा दी, ज़्यादा टैक्स सबसे लेना शुरू कर दिया। और इस वजह से एक ही इलाके से वो टैक्स ले रहे थे और उस इलाके से भी ज़्यादा ले रहे थे, तो इस वजह से वहाँ पर ना लोगों का थोड़ा क्या होने लगा, कम, मतलब लोगों का पेट नहीं भरता था, या हम कह सकते हैं कमी पड़ने लगी खाने की, क्योंकि सेम जगह से अगर आप टैक्स लोगे ज़्यादा तो होगा ही ऐसा, ठीक है। और उसके बाद अब सोल्जर्स को सैलरीज भी देनी पड़ती थी, तो अब सैलरीज का इंतज़ाम कहाँ से करें, तो अलाउद्दीन ने ना, पहले क्या होता था, मतलब अलाउद्दीन खिलजी इक्ता दे दिया करते थे, हमने पढ़ा ना, इक्ता मिल जाता था और सोल्जर्स इक्तेदार बन जाते थे। लेकिन अब उन्होंने सैलरीज कैश में दे दिया कि भाई हम पैसा दे रहे हैं आपको, इक्ता नहीं दे रहे, ठीक है। और सोल्जर उस पैसे से, जो कैश मिला है, उससे सप्लाई ले सकते थे, यानी कुछ भी ले सकते थे दिल्ली के मर्चेंट से, ठीक है, जो भी जिस भी सामान की उन्हें ज़रूरत है। अब देखो, अब जो सामान लेंगे, अगर मान लो अब पता चल गया मर्चेंट को कि भाई देखो अब कैश मिलने लगा है सोल्जर को, तो मर्चेंट क्या करेंगे कि अब सोल्जर को भी कैश मिल रहा है, तो हम अपने दाम बढ़ा देंगे सारी चीज़ों के, ठीक है। तो ऐसा ना हो, इस सब को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, प्राइजेस को केयरफुली बोल दिया गया, कि ऐलान कर दिया गया कि मतलब इतना प्राइस फिक्स हमें रखना है, और सभी मर्चेंट ने उतना प्राइस रख रखा है कि नहीं रख रखा, उसे देखने के लिए ना ऑफिसर्स भेजने लगे वो, कि देख कर आओ कि सारे मर्चेंट प्राइस तो नहीं बढ़ा रहे। तो सारे मर्चेंट को वो देख कर आते थे, फिर जो ऑफिसर थे उनको भेजने लगे कि सारे मर्चेंट को आपको देख कर आना है कि वो कोई प्राइस तो नहीं बढ़ा रहा, और जो भी मिलता था प्राइस बढ़ाने पर, मतलब जो भी प्राइस बढ़ा देता था ना, उसे कड़ी से कड़ी पनिशमेंट दी जाती थी, ठीक है, बहुत कड़ी, कि सारे लोग इतना डर गए थे। तो इस वजह से लोगों ने ज़्यादा अपना जो है पैसे नहीं बढ़ाए और उसी दामों पर रखा, ठीक है। अब मोहम्मद तुगलक को भी अपने सोल्जर को देना पड़ा था, तो उन्होंने भी कैश ही दिया था, लेकिन प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पाए थे वो, ठीक है। प्राइस को कंट्रोल करने के बजाय उन्होंने एक टोकन बना दिया। टोकन एक तरीके से, जैसे अभी हम पेपर का पैसा यूज़ करते हैं, तो उन्होंने एक तरीके से टोकन बना दिया था, ठीक है। जैसे आज के दिन पेपर करेंसी होती है, तो तब उन्होंने एक टोकन बनाया था, ठीक है। लेकिन वो चीप मेटल से बनता था, सस्ते मेटल से बनता था, गोल्ड सिल्वर से तो बनता नहीं था। तो 14वीं सेंचुरी के लोगों को ना इन कॉइन्स पर विश्वास नहीं होता था। वो बड़े स्मार्ट निकले, उन्होंने क्या किया, अपने गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स को बचा लिया और अपने सारे के सारे टैक्सेस टोकन करेंसी से देने लगे। और टोकन करेंसी से लोग खुद भी टोकन बनाने लगे, खुद का टोकन बनाने लगे, कि देखो ये तो सस्ते मेटल से बन जाता है, तो कॉपर वगैरह से खुद के टोकन बनाने लगे और इस तरीके से चालबाजी करने लगे। और मोहम्मद तुगलक अपने इस प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पाए, टोकन बनाकर उन्होंने बड़ी गलती कर दी। अब जो अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे, इनको हम क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। उन्होंने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल से बचने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें की थी, और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे, ठीक है। और उनकी काफ़ी तारीफ़ भी हुई थी कि उन्होंने चीफ प्राइजेस कर दिया, यानी एक तो उन्होंने दाम घटा दिए, ठीक है, जिससे अच्छे गुड्स मिल सके, सामान वगैरह मिल सके मार्केट्स में सोल्जर्स को, ठीक है। और उन्होंने जो मंगोल का अटैक था उससे वो सक्सेसफुली बच भी गए थे। और अब हम देखने वाले हैं मोहम्मद तुगलक का क्या रहा। मोहम्मद तुगलक पूरा, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे वो फेल रहे थे सारे के सारे। सबसे पहले ना उन्होंने स्टार्टिंग में कैंपेन, कश्मीर में एक कैंपेन लगाई थी, वो भी एक डिज़ास्टर बन गई थी। उसके बाद उन्होंने हार मान ली और उनके सारे के सारे प्लान्स, अभी जो उन्होंने किया था ना, लास्ट में उन्होंने हार मान ली थी मोहम्मद तुगलक ने, और सारी की सारी लार्ज आर्मी को अपना हटा दिया था, ठीक है। और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर दी थी, क्योंकि उन्होंने क्या किया, लोगों को दौलताबाद में शिफ्ट कर दिया। उन्होंने गैरिसन टाउन पुरानी दिल्ली को बनाया और वहाँ के लोगों को वहाँ साउथ की साइड में भेज दिया। लेकिन लोग क्यों माने इतना दूर जाने के लिए, तो लोग भी थोड़ा मना कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने टैक्स के दाम बढ़ा दिए थे, ठीक है, जिससे क्या हो रहा था, जिससे भूख की कमी, मतलब खाने वगैरह की कमी पड़ रही थी लोगों की, ठीक है। और गंगा यमुना इन द गंगा यमुना बेल्ट लेड टू वाइड स्प्रेड रेबेलियन, और मतलब काफ़ी इन्होंने ऐसी चीज़ें की जिससे काफ़ी ज़्यादा वार वगैरह बढ़ गई। और इन्होंने जो टोकन करेंसी बनाई वो भी एकदम गलत बनाई, और इस वजह से ये एक फेल रहा इनका पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब यहाँ ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर हमने पढ़े ना अलाउद्दीन खिलजी के और मोहम्मद तुगलक के, ये आपको याद करने हैं, ठीक है, कि आपसे पूछा जा सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर बताने हैं अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक के, तो ये चीज़ आप याद में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बहुत
थोड़ा सा हमारा बचा है। हमने मोहम्मद तुगलक के फेलियर्स को हमने देखा उनके लिस्ट में, तो हम कभी नहीं बोल सकते फॉरगेट दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ द सुल्तान दिल्ली सुल्तान प्लान अ कैंपेन टू कैप्चर मंगोल टेरिटरी। तो अलाउद्दीन के तो डिफेंसिव मेजर्स थे, ठीक है। उन्होंने किस तरीके से मेजर बनाया कि हम खुद को बचाएं। मोहम्मद तुगलक के अटैक करने वाले थे कि हम अटैक करेंगे, ठीक है। तो इतना टॉपिक कवर हो गया। अब सुल्तानेत इन द 15th एंड 16th सेंचुरीज़ के बारे में बात करेंगे, तो इसको थोड़ा जल्दी कवर कर लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। तो आप तुगलक के बाद नोटिस करेंगे जो साइद और लोदी जो डायनेस्टी थी वो कम समय तक उन्होंने रूल किया, दिल्ली और आगरा को 1526 तक, ठीक है। उसके बाद जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरा एंटायर साउथ इंडिया के इंडिपेंडेंट रूलर्स हो गए थे, क्योंकि मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि वहाँ तक उनकी पकड़ नहीं थी, तो इंडिपेंडेंट ही हो गए थे वो बाद में, ठीक है। और फिर उन्होंने अच्छे तरीके से अपना सब कुछ संभाला इंडिपेंडेंट रूलर्स ने, ठीक है। और नए नए रूलिंग ग्रुप्स आने लगे जैसे अफगान, राजपूत, ठीक है। और सम ऑफ स्टेट्स इस्टेब्लिश्ड इन दिस पीरियड वर स्मॉल बट पावरफुल। अब कुछ स्टेट यहाँ पर और भी बने थे इस पीरियड में, वो छोटे थे लेकिन काफ़ी पावरफुल थे और अच्छी तरीके से इनको संभाले जाने लगा था। शेर शाह सुर की यहाँ बात करें जो 1540 से 1545 तक के बीच का उनका शासन था। उन्होंने भले ही कम टाइम तक राज किया हो, लेकिन उन्होंने अपना कैसे शुरू किया, वो सबसे पहले ना एक स्मॉल टेरिटरी के मैनेजर थे और वो अपने बिहार में एक अंकल थे, उनके लिए काम करने आए थे, ठीक है। तो वहाँ से उन्होंने अपना काम शुरू किया था और फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने मुग़ल एम्पायर हुमायूं को हरा दिया, ठीक है। उनको चैलेंज किया और डिफीट भी कर दिया। तो शेर शाह ने दिल्ली को कैप्चर किया फिर बाद में और अपनी खुद की डायनेस्टी उन्होंने बनाई, ठीक है। सूर्य डायनेस्टी ने सिर्फ 15 साल तक ही राज किया था, लेकिन काफ़ी अच्छा उनका पूरा सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह रहा था, ठीक है। और अलाउद्दीन खलजी ने भी काफ़ी अच्छा रूल किया था और उससे भी बेहतर उन्होंने बनाने की कोशिश की और अच्छे सब कुछ मैनेज किया था सूर्य डायनेस्टी ने, ठीक है। और सूर्य डायनेस्टी में से शेर शाह सूर्य ने, ध्यान रखिएगा, हुमायूं को हराया था, मुग़ल एम्पायर हुमायूं को, ठीक है। और यही बोला गया है शेर शाह का एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा था। और बाद में फिर ग्रेट एम्पायर अकबर आए, फिर ये आगे आगे मुग़ल एम्पायर आए थे। मुग़ल एम्पायर ने भी दिल्ली पर काफ़ी कब्ज़ा किया था, तो अकबर वगैरह फिर आगे में आए थे। तो अभी हमने बहुत 12th सेंचुरी के बाद पढ़ी है जब दिल्ली सुल्तानेत आया था। तो दिल्ली के जो सुल्तान थे उनकी हमने बात की और दिल्ली इंपॉर्टेंट सिटी बनी थी 12th सेंचुरी में। तो अभी इस चैप्टर में हमने 12th सेंचुरी की बात की। अब जब मुग़ल एम्पायर आए, आगे के जो राजा महाराजा आए मुग़ल एम्पायर में, इसके बारे में हम आगे चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी, मतलब ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, क्लियर हो गया होगा। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसका बुक वर्क ऑलरेडी कवर है चैप्टर का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।